अक्टूबर 2015 की एक रात दिल्ली एयरपोर्ट पर अजीब सा सन्नाटा और तनाव फैला हुआ था। नजारा ऐसा था जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। हर तरफ सुरक्षा बल, सेना की गाड़ियां और खुफिया एजेंसियों की नजरें चारों ओर गड़ी हुई थीं। न्यूज चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। भारत का सबसे कुख्यात गैंगस्टर सालों बाद दुबई से भारत लौट रहा है। लेकिन यह बात सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता थी कि वो दुबई से नहीं, बाली से लाया जा रहा है। हवाई अड्डे पर जैसे ही उसका प्लेन उतरा, चारों तरफ गाड़ियों का एक लंबा काफिला तैयार था। हर गाड़ी बिल्कुल एक जैसी, ताकि कोई पहचान ही न सके कि वो किस गाड़ी में बैठा है। अंदर मत आना, सीनियर ऑर्डर है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक ऑफिसर ने चिल्लाकर जवानों को चेताया। साहब, इस बार चूके तो पूरे देश की नाक कट जाएगी, दूसरे ने धीरे से कहा। यह कोई मामूली अपराधी नहीं था। ये वही आदमी था जिसने एक जमाने में मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में तूफान मचा रखा था। वो जिसे कभी दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी कहा जाता था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वही भरोसेमंद साथी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। उसका नाम सुनते ही लोग आज भी सिहर उठते हैं। राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती है। कहते हैं, जब दाऊद ने मुंबई छोड़कर कराची की राह पकड़ी, तब उसका साम्राज्य चलाने की जिम्मेदारी इसी आदमी पर थी। भाई को पूछो क्या करना है, ऐसे ही कुछ शब्द थे जो दुबई से लेकर मलेशिया तक के गैंगस्टर्स के फोन कॉल्स में गूंजते थे। और भाई से मतलब था छोटा राजन। छोटा राजन वही था जिसने डी कंपनी को अपने पीक पर पहुंचाया। लेकिन वक्त बदला, दोस्ती से दुश्मनी हुई, और फिर एक ऐसा दौर आया जब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस दिन के बाद से किसी ने छोटा राजन की शक्ल तक नहीं देखी, न कोई तस्वीर, न कोई वीडियो। उसे तिहाड़ जेल की उस विशेष सेल में रखा गया है जहां न कोई आम कैदी जा सकता है, न आम इंसान। यहां तक कि उसके सारे कोर्ट केस अब ऑनलाइन सुनवाई में होते हैं, ताकि कोई खतरा ना हो। एक जमाना था जब दाऊद के बिना भारत में अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं लिया जाता था। और एक वक्त यह भी आया कि दाऊद के हर फैसले से पहले छोटा राजन की सलाह ली जाती थी। लेकिन फिर वही आदमी जिसने डी कंपनी को दुनिया के सबसे ताकतवर माफिया सिंडिकेट में बदला, आज तिहाड़ जेल में है, अकेला, अलग थलग। कहानी में ट्विस्ट भी कम नहीं है, लेकिन यह सब सच्चाई है। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का दाहिना हाथ था, आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 1986 का साल था। बॉम्बे की गलियों से एक ऐसा नाम हमेशा के लिए गायब हो गया जिसने पूरी अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था, दाऊद इब्राहिम। उसने शहर छोड़ दिया और दुबई को अपना नया अड्डा बना लिया। लेकिन वो वहां जाकर छिपा नहीं था, वो तो एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने सभी भरोसेमंद साथियों को भी वहीं बुला लिया। उनमें सबसे अहम नाम था राजेंद्र सदाशिव निकालजे, यानी छोटा राजन। भाई, अब बॉम्बे छोड़, असली खेल यहां शुरू होगा, दाऊद ने उससे कहा था। राजन ने दुबई पहुंचते ही जैसे पूरी गैंग की तस्वीर बदल दी। अब यह कोई गली मोहल्ले की गुंडों की टोली नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था, डी कंपनी, जो अब एक इंटरनेशनल माफिया सिंडिकेट बन रही थी। राजन ने इसे कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। हर आदमी की पोस्ट तय थी, कोई मैनेजर, कोई फाइनेंशियल हैंडलर, कोई कलेक्शन एजेंट। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसे देखकर लगने लगा कि यह कोई क्रिमिनल गैंग नहीं, बल्कि कोई मल्टीनेशनल बिजनेस फर्म है। और राजन का अंदाज जुदा था। काम सही हो रहा है, घर पे सब ठीक है, वो हर छोटे से छोटे आदमी की परवाह करता था। वो अपने काले धंधों से सिर्फ खुद की जेब नहीं भर रहा था, बल्कि अपने हर आदमी की जरूरतें भी पूरी कर रहा था। वकीलों की फीस, अस्पताल के बिल, किसी की जमानत हो या किसी के बच्चों की फीस, राजन सब कुछ संभालता था। इसी वजह से 90 के दशक तक डी कंपनी में 5000 से ज्यादा लोग काम करते थे, और उनमें से हर कोई राजन के लिए जान देने को तैयार रहता था। कहते हैं, नए लोगों को शामिल करने से पहले राजन खुद उन्हें वफादारी की कसम खिलवाता था। जो भी हो जाए, डी कंपनी के राज बाहर नहीं जाने चाहिए। राजन ने सिर्फ दाऊद के स्मगलिंग नेटवर्क को नहीं फैलाया, बल्कि उसके अलावा भी कई धंधे शुरू किए। मुंबई में कोई भी बिल्डर, कोई बार या पब, कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जो हफ्ते की रकम डी कंपनी को न देता हो। ठेका हमारा होगा, चाहे कुछ भी हो। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब उनके कंट्रोल में आने लगे थे। मुंबई में अब डी कंपनी का नाम ही कानून बन गया था। लेकिन राजन की नजरें और भी दूर थीं।
उसने दाऊद की मुस्लिम पहचान का फायदा उठाया और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के माफियाओं से गहरे रिश्ते बना लिए। यही वो कड़ी थी जिसने दाऊद को धीरे धीरे आईएसआई की गोद में पहुंचा दिया और आज भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में पूरी सुरक्षा के साथ बैठा है। दाऊद खुद ये देखकर हैरान रह गया था। ये राजन ने क्या बना दिया गैंग को, उसने अपने करीबियों से कहा। उसे शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि जो छोटा राजन उसके लिए सिर्फ एक भरोसेमंद साथी था, वो उसकी बनाई दुनिया को उससे भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेकिन जब एक आदमी किसी और के सपनों को हकीकत बना दे तो अक्सर सबसे बड़ा खतरा भी वही बन जाता है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन था। हर छोटी बड़ी डील, हर बड़ा फैसला बिना राजन की सलाह के पास नहीं होता था। अंडरवर्ल्ड में उसकी बात को आखिरी समझा जाता था। दाऊद भी कहता था, राजन बोलेगा तो ही होगा, वरना डील कैंसिल। पर राजन को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यही ताकत उसके खिलाफ साजिश का कारण बन जाएगी। भाई, राजन बहुत बड़ा बन गया है, कल को आपको भी किनारे कर सकता है। यह बात बार बार दाऊद के कानों में डाली जाती थी। एक तरफ छोटा राजन था जिसे सब दाऊद का दाहिना हाथ कहते थे, और दूसरी तरफ छोटा शकील था जो खुद को दाऊद का बायां हाथ मानता था। शकील को यह हजम नहीं हो रहा था कि हर डील की मंजूरी राजन से लेनी पड़े। उसकी आंखों में जलन थी और दिमाग में चाले। उसने कुछ खास लोगों को अपने साथ मिला लिया और धीरे धीरे दाऊद को भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में दाऊद ने इन बातों को नजरअंदाज किया। राजन मुझसे गद्दारी नहीं करेगा, उसने कहा था। लेकिन फिर एक जख्म ने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम पारकर, दाऊद की बहन हसीना के पति की हत्या हो गई। हत्या की जिम्मेदारी थी अरुण गवली पर, और यह बात दाऊद के लिए पर्सनल हो गई। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन राजन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वक्त बीतता गया और दाऊद का गुस्सा बढ़ता गया। ऐसे में छोटा शकील और दाऊद की सौतेली मां ने उसे भड़काया। हम बदला लेंगे भैया, आप बस इशारा करो। 12 सितंबर 1992 की रात को जेजे हॉस्पिटल का वो मंजर सामने आया जिसे मुंबई कभी नहीं भूल सकती। पहली बार किसी हॉस्पिटल के अंदर AK-47 से 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। कई बेगुनाह लोग मारे गए और इस पूरे खूनी खेल की भनक तक राजन को नहीं दी गई थी। राजन अंदर से टूट गया। मैं किस गैंग का हिस्सा हूं, उसके दिल में सवाल उठने लगे। वो खुद को अपने ही लोगों के बीच अजनबी महसूस करने लगा। उसी साल 1992 में दाऊद ने अपने सबसे खतरनाक प्लान की नींव रख दी, जो अगले साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट के रूप में सामने आया। लेकिन इन सब की तैयारी में राजन को पूरी तरह से बाहर रखा गया। छोटा शकील अब खुलकर राजन को काफिर कहने लगा। हिंदू है, भरोसे लायक नहीं, वो खुलेआम बैठकों में कहता था। राजन को महसूस होने लगा कि अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक पार्टी से ठीक पहले राजन के पास एक अनजान कॉल आया। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो गया है भाई, वक्त मिलते ही भाग मत जाना। ये सुनते ही उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जिस दाऊद के लिए उसने जान लड़ा दी थी, वही अब उसकी जान लेने वाला था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे तो कहां जाए। लेकिन राजन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वह सीधे भारतीय दूतावास पहुंचा और रॉ के उस खुफिया एजेंट से मिला जिससे उसका पहले से संपर्क था। दाऊद को कभी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने कभी अपनी सबसे बड़ी चाल माना था, वही आज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। दाऊद को याद आया वो पुराना राजन साल 1969 में, जब मुंबई पुलिस ने सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक टिकट बेचने वालों की जांच शुरू की थी। उस वक्त एक दुबला पतला लड़का पकड़ा गया था, राजन। उसे क्या पता था, वही लड़का एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मुंबई की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग ही गर्मी थी। सरकारी सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सारे गुंडे इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का पलटा। उसने एक कांस्टेबल की लाठी छीन ली और भीड़ के बीच ही पुलिस पर टूट पड़ा। किसी ने अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, वो चिल्लाया। अकेले ही उसने 5 पुलिस वालों को घायल कर दिया और उसी दिन पहली बार मुंबई पुलिस को यह नाम सुनने को मिला, राजेंद्र निकालजे। चेंबूर का रहने वाला वो लड़का स्कूल छोड़ चुका था और छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपनी दुनिया बसा चुका था। लेकिन उस एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राजन नायर से,
जो दाऊद का खास आदमी था। दोनों एक जैसे नाम वाले, एक जैसे तेवर। धीरे धीरे राजेंद्र छोटा राजन बन गया और राजन नायर बड़ा राजन। बड़ा राजन न सिर्फ उसका गुरु था बल्कि उसका पहला गैंग बॉस भी। लेकिन 1 साल के अंदर ही सब कुछ बदल गया। अब्दुल कंजू नाम का शख्स, जिसने पहले बड़ा राजन का साथ दिया था, अब धोखा देकर उसे ही खत्म कर गया। राजन के लिए यह सिर्फ एक गैंगवार नहीं थी, यह उसके उस गुरु की मौत का अपमान था। कंजू जिंदा नहीं बचेगा, यह मेरा वादा है, छोटा राजन ने कसम खाई। इसके बाद शुरू हुआ इंतकाम का खेल। 2 बार हमला किया गया अब्दुल कंजू पर। एक बार जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था और दूसरी बार हॉस्पिटल के अंदर। दोनों बार प्लान इतना शातिर था कि पुलिस तक समझ नहीं पाई कि हमला कैसे हुआ। अब्दुल अब थर थर कांपता था। मुझे जेल में ही रखो, बाहर गया तो वो मुझे मार डालेगा, वो चिल्लाता था। 4 साल की प्लानिंग के बाद आखिरकार छोटा राजन ने वो दिन भी देख लिया जब अब्दुल कंजू को एक क्रिकेट ग्राउंड पर सरेआम गोली मारी गई। पूरी मुंबई को दिख गया कि छोटा राजन किसी से कम नहीं। यही बेरहम अंदाज, यही चालाकी दाऊद इब्राहिम की नजरों में आया और उसने छोटा राजन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वही दाऊद जो एक वक्त राजन को अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनता था, अब उसकी जान लेने की साजिश रच रहा था। राजन को जैसे ही इसका पता चला, वो सीधे पहुंचा भारतीय दूतावास। उस रात भारतीय एजेंसियों के लिए सबसे लंबी और तनावपूर्ण रातों में से एक थी। दाऊद के बाद नंबर 2 आदमी खुद हमारे पास आ गया है, खुफिया विभाग के एक अफसर ने कहा। पूरी रात पूछताछ चली, हर सवाल का जवाब मिला। राजन बोला, मैं सब जानता हूं, दाऊद के सारे धंधे, ठिकाने, उसके आदमी, रिश्वतखोर पुलिस वाले, खरीदे हुए नेता, सब बता दूंगा। बस एक वादा चाहिए, मुझे सुरक्षित दुबई से बाहर भेज दो। राजन का प्रस्ताव बड़ा था और सच्चाई भी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। चर्चा हुई, बहसें हुई और आखिर में यह फैसला लिया गया कि राजन की जान बचाई जाएगी। लेकिन अब वो सिर्फ छोटा राजन नहीं रहेगा, अब वो भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा इनसाइडर बनने वाला था। उसे एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए चुपचाप बैंकॉक पहुंचा दिया गया था। मुंबई की गलियों की गोलियों से दूर, वहां की शांति उसे जैसे किसी और ही दुनिया में ले गई। कई साल तक वह वहीं छिपकर रहा। एक नई पहचान, एक नया ठिकाना और एक शांत सी जिंदगी। शायद पहली बार राजन ने चैन की सांस ली थी। लेकिन उस चैन के पीछे बहुत बड़ी तूफान की तैयारी हो रही थी। उधर मुंबई में उसका गैंग अब भी एक्टिव था। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अब दुश्मन बन चुके थे। दोनों ने एक दूसरे के खास लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। दाऊद के हर आदमी का हिसाब लिया जाएगा, राजन ने कभी अपने भरोसेमंद आदमी से कहा था। मुंबई की सड़कें खून से लाल हो रही थीं। हर दिन कोई ना कोई गैंगस्टर मारा जा रहा था। और तभी उस शांति की जिंदगी को तोड़ते हुए बैंकॉक में राजन के घर पर एक जानलेवा हमला हो गया। यह हमला यूं ही नहीं हुआ था। शकील ने सालों तक उसकी लोकेशन का पता लगाने के बाद यह वार किया था। गोलियों की बौछार हुई। उसका सबसे करीबी आदमी मौके पर मारा गया। उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई और खुद राजन के पेट में भी गोली लगी थी। बचा लो, वो मुझे मार देंगे। खून में लथपथ राजन ने पुलिस को देखा। किसी तरह वह भागने में कामयाब रहा और पुलिस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन यह खबर मीडिया में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। अब राजन 3 तरफ से घिर चुका था। बैंकॉक की पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, मुंबई पुलिस उसे भारत लाना चाहती थी और दाऊद के शूटर उसे खत्म करना चाहते थे। पर राजन सबकी आंखों में धूल झोंककर अस्पताल से ही गायब हो गया। अरे, वो आदमी अस्पताल से कैसे गायब हो गया? एक पुलिस अधिकारी ने चौंकते हुए कहा। यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। इतने सुरक्षा घेरे के बावजूद राजन कहां गया, कैसे गया, किसी को कुछ नहीं पता। अगले कुछ सालों तक वो देश दर देश भागता रहा। कई लोग मानते हैं कि उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों का सहयोग मिला था, क्योंकि उसने उन्हें दाऊद से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी थी। इस दौरान भी उसने कई गैंगवारों में हिस्सा लिया, कई दुश्मनों को मारा। लेकिन आखिरकार वर्ष 2015 में बाली, इंडोनेशिया में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एजेंसियों ने उसे भारत लाकर सख्त सुरक्षा में रखा। उसे मारने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी, एक अधिकारी ने मीडिया से कहा। आज वो तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में बंद है, अकेली कोठरी में, सबसे दूर, सबसे सुरक्षित। दाऊद का खौफ उस पर आज भी इतना है कि वो अपनी सेल से बाहर तक नहीं निकलता। न मीडिया से बात करता है, न कोर्ट में खुलकर बोलता है। वो अब भी मुझे मारना चाहता है,
राजन ने अपने वकील से एक बार कहा था। गिरफ्तारी के बाद 9 साल तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। सबको लगा कि शायद अब वो मर चुका है। लेकिन अप्रैल 2024 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में कोर्ट ने जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो उसकी 2 तस्वीरें मीडिया में वायरल हो गईं। उन तस्वीरों को देखकर सब चौंक गए। ये अब भी जिंदा है? सोशल मीडिया पर यही सवाल छाया रहा। तस्वीरों में राजन बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर था। डर कि दाऊद अब भी उसके पीछे है। डर कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये सिर्फ गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस डर की दास्तान है जो आज भी जिंदा है। एक दौर था जब पूरी मुंबई उसका नाम सुनकर कांपती थी, और आज वो खुद एक अंधेरी कोठरी में अपने अतीत से भाग रहा है। राजन की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दाऊद जिंदा है तब तक उसका डर भी जिंदा रहेगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही असली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक याद रखिए, अंडरवर्ल्ड के असली चेहरे अक्सर अदालत में नहीं, अंधेरे में मिलते हैं।